मैग्नेटिक फील्ड तब्दील ऐसे होगी कि आप जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको चेंज करेंगे, और जब इसको हम चेंज करेंगे तो नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा आपको ईएमएफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मामलात यहाँ पे ये है कि ये आपने बात पढ़ी है फैराडे लॉ के अंदर, अगर हो सकता है आपको याद हो, कि जब ईएमएफ पैदा होता है तो जिसकी वजह से वो पैदा होता है उसको रेजिस्ट करता है, तो यहाँ पे रेजिस्ट किसको किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल उसको इलेक्ट्रिक करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तभी हम इंडक्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। इनर्शिया को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिल रही है, इंडक्टर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको रेजिस्ट करके, दैट इज वाई दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज हेनरी। हेनरी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ के मुताबिक ईएमएफ मायने वोल्टेज क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस, क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस इन द करंट। ठीक है। लेंस लॉ है। ओके। तो दैट मीन्स वोल्टेज आगे होना चाह रहा है, लीड करना चाह रहा है, और करंट को क्या कर रहा है? पीछे कर रहा है, लैग कर रहा है। तभी याद रखिएगा कि एट इंडक्टर, voltage is leading and current is lagging। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसको अपने जहन में याद रखें। आगे हम बात करते हैं द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट बाय द इंडक्टर is called inductive reactance, is called inductive reactance, जिसका सिंबल आप लोग ले सकते हैं XL। अब ये जो आपके पास XL है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपके कुछ गुजार कर दूं। XL का फॉर्मूला आप लोग के पास है वोल्टेज एट इंडक्टर डिवाइड बाय करंट एट इंडक्टर। इसके अलावा ये जो आप लोगों के पास एक्सेल फॉर्मूला भी मैंने बनाया, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल, और ओमेगा बराबर आपके पास होता है 2 पाई एफ के। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी। तो हम लोगों ने लिया, तकरीबन हमने टॉपिक्स जो भी कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो दैट दिस इज आर 14 टॉपिक। और इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया कि वोल्टेज और करंट कौन लैग करता है, वोल्टेज और करंट जो हमारे पास है इंडक्टर में, उसमें लीड और लैगिंग का केस भी हमने समझ लिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन टर्म्स खत्म हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत टर्म्स है, लेकिन जो काम की टर्म्स है वो यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, पावर डिसिपेशन पढ़ ली, फेजर डायग्राम समझ ली हमने, जो मेन में जो वो की पॉइंट्स है वो हम लोगों ने तमाम टर्म्स के अंदर पढ़ ली। अब बात यह है कि अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कुछ सर्किट्स हैं कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर से पास होगा तो क्या होगा, जब ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से पास होगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टर उसमें इंडक्टर से पास होगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जब रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर से पास होगा तो क्या होगा,
बहुत सारे सर्किट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन। तो आपने तमाम सर्किट्स को नहीं पढ़ना। पहले तो आप यहाँ पे इस चीज को समझ लें कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन है, ये आपका पेपर नहीं है, एग्जाम नहीं है। जो आप लोगों के होते हैं बोर्ड्स के, सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आहान बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, तो जैसे उनके पेपर्स होते हैं वैसे नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने टिक करना है। तो अब जो भी टॉपिक है वो आपके पास थ्योरेटिकल और डिस्क्रिप्टिव है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से मैं आपको कोई 4 सर्किट करवा सकता हूँ जिससे आपका एक ब्रेन एक अच्छा ये समझ लें एक प्रोसेस वो अच्छा कर सकता है कि तमाम सर्किट्स में काम कैसे हो रहा है। आप एटलीस्ट ये समझ लेंगे तो आपको दूसरे सर्किट्स के अंदर पढ़ने में कोई मसला नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा बुक रीड करता है और वो फिर देखता है कि भाई ये वाला सर्किट है, तो उसको तमाम बातें याद आ जाएंगी ऑलरेडी, जबकि हमने वो पढ़ा नहीं है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको 4 सर्किट इतने इंपॉर्टेंट करवा दूंगा कि आप बाकी के रेस्ट ऑफ द सर्किट के अंदर वैसे ही चैंपियन हो जाएंगे। और मैं फिर बता दूं कि ये जो आपके पास ये डिटेल्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, जो कि आपके पास ऐसा कोई सीन ही नहीं है आपके एग्जाम्स के अंदर, एमडी कैट एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, या ई कैट एग्जाम्स के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत आपने नहीं है। अब जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग डाल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर। ये आपके पास पहला सर्किट है, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस आर है, और नीचे हमने यहाँ पे लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। यहाँ से करंट निकलेगा, नाम दे दें आई आर, और यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टर पे जिसको आपने क्या नाम दे दिया, वी आर, ठीक है। ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम हो गई। अभी तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि एट रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, ये दोनों फेज में होते हैं, ठीक है। मैं एक दफा देख लेता हूँ कि रजिस्टर में ये बात लिखवा दिया है या नहीं लिखा है। जी, आर इन फेज ये लिखा हुआ। इन फेज क्यों? बिकॉज ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। ओम्स तो ये कहता है कि करंट को बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ेगा उसी क्वांटिटी में। तो यहाँ पे कोई लीड और लैग का चक्कर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अगली बात रजिस्टर की, कि जब करंट और वोल्टेज इन फेज होगा, इस सिचुएशन में आपके पास वेव फॉर्म कैसी बनेगी? तो देखें, ये अगर हम लोग वोल्टेज मान लें, दिस इज अ वोल्टेज वी आर, तो जो हमारे पास करंट होगा, करंट भी कुछ इसी तरीके से इसकी पीक्स बनेंगी, ठीक है। दिस इज आई आर। अच्छा, यहां पर अब जब ये दोनों इन फेज हैं तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 रेडियंस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पावर डिसिपेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। अच्छा, ये फाइव की वैल्यू आपको नजर आ रही है, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 का आंसर आपके पास होता है 1। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1। तो P इज इक्वल टू वी आई, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पावर लॉस होती है रजिस्टर पर, मैक्सिमम पावर लॉस एट रजिस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट, अगर हम इम्पिडेंस निकालें, तो इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस पूरे सर्किट के अंदर ना तो मतलब ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, सिर्फ रजिस्टर है। तो एक्सएल की प्रॉपर्टी भी नहीं है ना एक्स सी का फैक्टर है, तो ये दोनों वैल्यू 0 होंगी। तो इम्पिडेंस आपके पास किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी आर। इसका मतलब क्या है, इम्पिडेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। कब? कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा कहाँ से, रेजिस्टर पर से गुजरेगा, ठीक है। ये आपके पास एक आदत क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी,
अगर हम इसकी एक फेजर डायग्राम बनाए, यहाँ पे हम फेजर डायग्राम भी समझ लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेस है तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसकी फेजर डायग्राम कैसे बनेगी। तो देखें, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों क्वांटिटीज का एम्पलीट्यूड मतलब कोई किसी क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड जीरो, तो उसका आप वेक्टर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे दोनों का ही जीरो है शुरू में, बिकॉज दोनों ही इन फेज है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के वेक्टर्स आप लोग पैरेलल बनाओगे इस तरीके से, लाइक दिस। ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास फेजर डायग्राम आ गई एसी करंट थ्रू रजिस्टर की, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सर्किट है थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर। कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से गुजरेगा, कैपेसिटर से, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, और नीचे हमने दिखा दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो आपके पास निकलेगा आईसी, और जो कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज गिरेगा वो आपके पास होगा वीसी, ठीक है। अच्छा, अब जो जो आपने ऊपर काम किया है वही आपने यहाँ पे काम रिपीट करना है, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे इसके की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी करंट गुजरता है कैपेसिटर से तो करंट लीड करता है, करंट इज लीडिंग while वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने ऊपर क्या देखा? हमने ये देखा कि जब आपके पास करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है तो फिर इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, इसकी इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी। वहां जरा वेव फॉर्म भी समझ लेते हैं। यहाँ पे थीटा मान लें, यहाँ पे एंगल्स मार्क कर लें, इसको तो ले लें आप लोग करंट, एक सेकेंड, यहाँ ले लें करंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये करंट आ गया, दिस इज आई सी, ठीक है। और जो वोल्टेज है उसको आप ऐसे बना लें, ये आपके पास आ गया वोल्टेज, दैट इज वीसी, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी कि अगर आप इस पॉइंट पे देखें जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है और दूसरी क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला लीड करेगा, और वो जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो इसलिए वो क्या करेगा, वो लैग करेगा। तो दैट इज वाई करंट इज लीडिंग एंड वोल्टेज इज लैगिंग, ठीक है। और यहाँ पे जब हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखाया हुआ है कि आप दोनों वेव्स की पॉजिटिव पीक कंसिडर करते हैं। तो ये जो आपके पास वीसी है, पर्पल वाली वेव, उसका पॉजिटिव पीक ये रहा, और आईसी का पॉजिटिव पीक ये रहा। जब आप इन दोनों का एंगल्स मार्क करेंगे, ठीक है, माइनस करवाएंगे, तो आपके पास बेटा जो उसका आएगा आंसर वो आएगा 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने ऑलरेडी काम सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे पाई/2 रेडियंस, ठीक है। ये फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई। लाइकवाइज जो हमने रजिस्टर पे काम किया है वैसे ही हमें यहाँ पे काम करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम पावर डिसिपेशन निकालेंगे, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। फाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, पाई/2 रेडियंस, पाई/2 को बोलते हैं 90। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 90 होता है जीरो, पूरी टर्म जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है कि नो पावर डिसिपेशन एट कैपेसिटर, नो पावर लॉस एट कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर कोई पावर लॉस नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैपेसिटर हो गया। ऐसी कुछ चीजें अब हम लोग और समझ लेते हैं। अगर हम इम्पिडेंस निकालें,
अगर हम इम्पिडेंस कैलकुलेट करें तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस सिचुएशन पे हमारे पास ना तो रजिस्टर है ना तो इंडक्टर है, तो इन दोनों की वैल्यू जीरो आ गई। और जब हम इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा एक्सी। इट मीन्स इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस बट व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम देखें इसकी, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि मैंने आपको ये वाली बात फरमाई थी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जिसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा आप उसका वेक्टर ड्रॉ कर लें हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, तो ये आ गया वीसी। और जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पर जिस क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव पीक है, तो आप उसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आईसी। और इन दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखें, अगर आप एंगल देखें तो एंगल आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, मतलब 5/2 रेडियंस। तो वो बात बिल्कुल हमने सही लिखी थी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 5/2 रेडियंस, मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब हमारे पास बात आ रही है ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। तो अगर हम यहाँ पे इंडक्टर बनाए, ये आपके पास आ गया एक इंडक्टर जस्ट लाइक अ कॉयल, और यहाँ पे हमने बना दी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स। अब इसमें से करंट जो निकल रहा है वो आपके पास निकल रहा है आईएल, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपके पास होगा वीएल। ठीक है। अच्छा, एसी करंट के अंदर, एसी करंट थ्रू इंडक्टर में हमने अभी पीछे बात पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि वोल्टेज लैग नहीं करता बल्कि करंट लैग करता है। वोल्टेज इज लीडिंग टू द करंट। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसकी एक वेव फॉर्म बनाए, तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया वोल्टेज, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज, द ग्राफ दैट इज द वोल्टेज वी, वीएल। और जो करंट है उसको हम यहाँ बना देते हैं, ये आपके पास करंट आ गया लाइक दिस। ये आपके पास आईएल की वैल्यू आ गई। तो आपको नजर आ रहा है कि इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास जीरो है और आईएल की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैक्सिमम क्या हुआ, जीरो वाली वैल्यू। सो दैट इज वाई वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। ठीक है। और इनके दरमियान फेज डिफरेंस भी मैंने आपको निकालना सिखाया था, तो उसकी जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी वो होगी पाई/2 रेडियंस, तो 90 डिग्री कह सकते हैं। अब जब हम इसकी पावर डिसिपेशन निकालेंगे तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू वी आई कॉस पाई/2। आंसर आपके पास आ जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या है, नो पावर लॉस एट इंडक्टर ऑल्सो, नो पावर लॉस एट इंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इम्पिडेंस की। इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तमाम टर्म जीरो है सिवाय एक्सएल के, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जीरो लेंगे, एक्सी की वैल्यू जीरो लेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा जेड इज इक्वल्स टू
एक्सएल। इसका मतलब क्या है, इम्पिडेंस किसके बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के, इंडक्टिव रिएक्टेंस के। अगर करंट कहां से गुजर रहा है, इंडक्टर से गुजर रहा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें इसकी फेजर डायग्राम इंडक्टर की, तो इंडक्टर की फेजर डायग्राम बनाना बहुत इजी है, बिकॉज आपने ऑलरेडी समझ लिया, सीख लिया काफी सारी चीजें। तो वीएल का हमें मिल रहा है जीरो एम्पलीट्यूड शुरू में, तो वीएल का तो वेक्टर बनेगा लाइक दिस। ये आपके पास आ गया वीएल। अच्छा, अब जो मेरे पास आईएल है, इसका नेगेटिव पीक मिल रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आ गया आई। और इसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास है 90 डिग्री या पाई अपॉन 2। सो दैट मीन्स ये देखें, यहाँ से बात प्रूव हो रही है कि दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो पाई अपॉन 2 रेडियंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट स्टार्ट हो रहा है, आर एल सी सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो हम आपके पास आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसके बहुत सारे नाम है दूसरे भी। ठीक है, इसका सबसे पहला एक नाम होता है जिसको हम कह सकते हैं रेजोनेंट सर्किट, ऑल्सो नोन एज रेजोनेंट सर्किट, या ट्यून्ड सर्किट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपकी फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्टर सर्किट। और यही अगर आरएलसी पैरेलल सर्किट होता, जो कि फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, चले। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर तीनों हमारे पास एलिमेंट सीरीज में लगे हैं। ये रजिस्टर, ये इंडक्टर, और एक हमारे पास है कैपेसिटर। ये तीनों लगे हुए हैं इसमें, एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो सेम चलेगा, ऑब्वियसली तीनों एलिमेंट्स के ऊपर करंट सेम रहेगा। जो सिर्फ डिवाइड होगा वो क्या होगा, जो आपके पास जो चीज डिवाइड होगी, जो चीज आपके पास डिवाइड होगी वो आपके पास होगी वोल्टेज। तो रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा वी आर, इंडक्टर पे जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास आएगा वी एल, और जो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि जरा बेहतर तरीके से काम बन जाए। ठीक है, ये कैपेसिटर, और जो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास आएगा वी सी। ठीक है, तो दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, करंट सेम। ठीक है, सो वोल्टेज इज डिवाइडेड, वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट आपके पास सेम। करंट आपके पास एक प्रिंसिपल क्वांटिटी है, प्रिंसिपल से मुराद ये है कि वो क्वांटिटी जो पूरे सर्किट सेम है, तो मैं उसको मानता हूँ प्रिंसिपल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर करंट रजिस्टर पे भी आएगा, इंडक्टर पे भी आएगा, और कैपेसिटर पे भी आएगा। तो ये वाली बात पता है हमें कि इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रजिस्टर में क्या लीड करता है, क्या लैग करता है। इस चीज को देखकर सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे वेव फॉर्म, वेव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, वेव फॉर्म थोड़ी बड़ी बनेगी। दिस इज टाइम एट थीटा एंड दिस इज वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बना देते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं करंट। ये आपके पास आ गया करंट। अच्छा, थोड़ा सा इसको बेहतर बनाएं। सो दिस इज द करंट, इसको आप बोलते हैं आई। ठीक है, अब ये वाली बात आप जानते हैं कि रजिस्टर पे
रेजिस्टर पर वोल्टेज और करंट इन फेज होता है, वोल्टेज एंड करंट क्या है बेटा, इन फेज है। तो उसका मतलब क्या है कि जब मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, बिकॉज इन फेज यही कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो। ये आपके पास आ गया वी आर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के ऊपर, या इंडक्टर पे बात कर लेते हैं। इंडक्टर पे क्या था कि जो हमारे पास वोल्टेज था वो लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है टू करंट। तो उसका मतलब क्या है, वोल्टेज अगर लीड करेगा तो मैं वोल्टेज का ग्राफ ऊपर से बनाऊंगा। ये आपके पास आ गया वी एल। जबकि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, करंट लीड्स टू वोल्टेज, ठीक है। तो अब जो वोल्टेज बनेगा फॉर कैपेसिटर वो डाउनवर्ड से स्टार्ट होगा, तो हम उसको ऐसे बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया वी सी। तो ये अच्छे खासे आपके पास वे फॉर्म्स आ गई। वे फॉर्म बनी इसलिए बिकॉज हमारे पास इस सर्किट के अंदर एक एलिमेंट नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसकी फेजर डायग्राम बनाओगे, जब आप इसकी फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसके रीजन बताता हूँ। फेजर डायग्राम बनाने के लिए तमाम आपने वो रूल्स याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, सबसे पहले तो डिस्कस किया था कि वो जिसका एम्पलीट्यूड जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस। देखें, करंट का जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट का जो वेक्टर है आप उसको ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दिस इज आई। अब जो वोल्टेज है वी आर, वो भी आपके पास हॉरिजॉन्टली है, उसका भी एम्पलीट्यूड जीरो है, तो उसको भी आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, दिस इज वी आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास वी एल है उसका वेक्टर ड्रॉ होगा वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? बिकॉज आपके पास उसका पॉजिटिव पीक है, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वी एल। और जो वी सी है उसका वेक्टर ड्रॉ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बिकॉज वो नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रहा था, दिस इज वी सी, ठीक है। अच्छा, अब अगरचे हम लोग नेट वोल्टेज निकालें, टोटल वोल्टेज निकालें, तो टोटल वोल्टेज बीच से निकलेगा, ऑब्वियसली ओरिजिन से निकलता है, ये बात हर बच्चा जानता है। तो ये आपके पास आ गया नेट वोल्टेज का वेक्टर। अगर हम पूरा हेड टू टेल रूल बनाए, हेड टू टेल रूल कंप्लीट करें, तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपके पास वेक्टर होगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये सिर्फ वीएल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वीएल के बिल्कुल अपोजिट आपके पास एक और वेक्टर है वीसी, जो कि वीएल को अपोज कर रहा है। तो दैट इज वाई वी जस्ट कॉल इट एज वीएल माइनस वीसी, ठीक है। ये आपके पास आ गया एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड फेज एंगल। अब देखें, ये 90 डिग्री नहीं है। तभी जब मल्टीपल एलिमेंट्स लगे होते हैं तो जो फेज डिफरेंस होता है वो कभी भी 0 90 ऐसा नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर एंगल होता है। वो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये काम करने के बाद इम्पिडेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। इम्पिडेंस का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। डेरिवेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ये फेज एंगल निकालें, तो फेज एंगल कैसे निकालेंगे? आप टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला यूज कर लो, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये जो आपको वेक्टर नजर आ रहा है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है।
वहां जरा वैल्यूज प्लेस करवाते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई वी एल माइनस वी सी, बेस की वैल्यू आ गई वी आर। अब आपको ये वाली बात पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी बराबर होता है आई आर के, वी एल बराबर होगा आई एक्सएल माइनस वी सी किसके बराबर होगा, आई एक्स सी। फॉर्मूला लिखवाया था, आप चेक कर सकते हैं। और वी आर बराबर होता है आई आर के। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें आई, तो ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास बनेगा एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास टेंजेंट फाई का एक फॉर्मूला बन गया। टेंजेंट को अगर मैं दूसरे साइड पे लेकर चला जाऊं, तो ये फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया फेज डिफरेंस का। ठीक है, इस तरीके से आप फेज एंगल फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पावर डिसिपेशन की बारी आई तो देखिए, पावर डिसिपेशन भी अब हम मालूम नहीं कर सकते कि जीरो होगा मैक्सिमम होगा, बिकॉज अब आपके पास एंगल स्पेसिफिक नहीं है। तो पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला बनेगा पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और फाई की वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अच्छा जी, ये पावर लॉस की वैल्यू यहाँ से आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गई, हमने फेजर डायग्राम बना ली, इम्पिडेंस देख लिया, पावर डिसिपेशन देख लिया, हमने फेज एंगल देख लिया। अच्छा, अब इसी के अंदर एक टॉपिक है जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आए जरा समझते हैं। देखें, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स in which inductive reactance would be equals to the capacitive reactance, and RLC series circuit behaves as resistive only. तो ये फिनोमेना कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस का। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और ये आरएलसी सीरीज को आप ऑसिलेटर सर्किट भी कह सकते हैं, कि ऑसिलेटर सर्किट के अंदर एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी कंडीशन जिसपे एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के, तो वो बेसिकली फिनोमेना कहलाता है रेजोनेटिंग सर्किट का। ठीक है, रेजोनेटिंग सर्किट का। और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंस आती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ आर, और फॉर्मूला होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का 1/2 पाई अंडर रूट एल टाइम्स ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास फॉर्मूला। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। तमाम स्टूडेंट्स अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है ऑसिलेटर सर्किट में जिसमें एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, और पूरा आरएलसी सर्किट बिहेव करता है सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह, या रेजिस्टिव सर्किट या रजिस्टर की तरह। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए तो होते हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। सिर्फ बिहेव क्या कर रहा होता है, या जो काम कर रहा होता है, रजिस्टर काम कर रहा होता है, वो कहलाता है, या वो कंडीशन कहलाती है आपके पास रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर एक रेजोनेंस कर्व भी है, रेजोनेंस कर्व भी देख लेते हैं। रेजोनेंस कर्व बेसिकली किसके दरमियान होता है, फ्रीक्वेंसी एंड करंट के दरमियान। ठीक है, इसका कंक्लूजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास रेजोनेंस कर्व होता है वो ऑब्वियसली हमारे पास एक कर्व लाइन बनेगी, ये आपके पास आ जाएगा करंट, और ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेटिंग
जब आपके पास रेजोनेटिंग सर्किट होता है तो इस पे आपके पास हमेशा मैक्सिमम करंट मिलता है। क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम करंट मिलता है इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। याद रखिएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको, क्यों? बिकॉज बाकी रेजिस्टेंस तो खत्म ही हो गई, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बची है जो कि क्या है आपके पास? आर। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, पूरी टर्म में सिर्फ रेजिस्टेंस ही बचेगा। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस आपके पास कम हो गई, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है, अगर आपको याद हो। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या काम करें? अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी मतलब आप इस पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, लाइक दिस। ठीक है, इसको जरा सही तरीके से बना लेते हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है, ये एक रीजन आपको मिल रहा है, ये रीजन बड़ा काम कर। इस रीजन को हम अगर मान लें लेफ्ट, इस लेफ्ट रीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इस लेफ्ट रीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। बिकॉज देखें, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तभी तो ये रीजन मिल रहा है आपको लेफ्ट पर जाते हुए। सो दैट मीन्स इस लेफ्ट रीजन पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब अगर याद करें, हमने समझा था कि एक्सएल का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है डायरेक्टली, और एक्सी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है इनवर्सली। तो फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सी बढ़ गया, लेकिन एक्सएल कम हो गया अनफॉर्चुनेटली। इट मींस दैट लेफ्ट रीजन में एक्सी डोमिनेंट है एज कंपेयर टू एक्सएल के मुकाबले। तो लेफ्ट रीजन पे अगर एक्सी डोमिनेंट है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, तो जो पूरा आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, लेफ्ट रीजन है उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम करने से इंडक्टर की एग्जिस्टेंस कम हो रही है और कैपेसिटर की बढ़ रही है। तो तभी आपके पास जो सर्किट है वो पूरा बिहेव कर रहा है कैसे? कैपेसिटिव सर्किट की तरह। अच्छा, आगे जाते हैं। अब आपके पास लेट सपोज फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अब आप राइट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। अब ये जो आपका राइट रीजन है, ये क्या शो कर रहा है? ये राइट रीजन बिल्कुल अपोजिट चीजें बताएगा आपको। ठीक है, क्या बताएगा? आपको ये बताएगा, आपको ये बताएगा कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? अब फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि एक्सेल अब डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब इंडक्टर डोमिनेंट हो गया। लेकिन कैपेसिटर आपके पास क्या हो गया? अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटर की एग्जिस्टेंस कम हो रही है, या वो उसकी एग्जिस्टेंस या उसका जो रोल है वो कम हो रहा है आरएलसी सीरीज सर्किट में। सो इस रीजन के अंदर एक्सएल डोमिनेंट है एज कंपेयर टू एक्सी के मुकाबले। तो तभी जो पूरा आरएलसी सीरीज सर्किट है वो बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट की तरह। आरएलसी सीरीज सर्किट behaves as इंडक्टिव सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, और बीच में तो आपको पता है कि सेंटर में ये होगा कि एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्सी के। तो पूरा सर्किट बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पूरा रेजोनेंस का काम हो गया बाय द विल ऑफ अलमाइटी अल्लाह। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके एमडी कैट का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड चॉक, चॉक कॉइल।
तो देखिए, तो हमारे पास चॉक कॉइल है, वो एक इंडक्टर की तरह कॉइल होता है। इट इज द इंडक्टर। ये आपके पास एक इंडक्टर होता है, ठीक है। लाइक दिस, आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक कोर आ गया, उस पे एक कॉइल, एक ये लिपटी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी डायग्राम निकालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। ये टोरॉइड नहीं है, टोरॉइड लाइक आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा खैर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इट इज एन इंडक्टर। अब जब ये इंडक्टर है तो उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, हैविंग हाई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है, एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, करंट अच्छे तरीके से सर्किट में रेगुलेट होगा जहां पे चॉक कॉइल लगी हुई हो, और आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशिएंट मिलती रहेगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी लिख देते हैं, इसकी एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे। इसका जो फंक्शन आपके पास ये होता है कि ये अच्छे तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट को सर्किट के अंदर रेगुलेट करता है। रेगुलेट द ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट, ठीक है। रेगुलेट से मुराद ये लिमिट भी करता है, मतलब जहां ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा देगा, जहां पे कम चाहिए वहां पे कम करंट मिलेगा। दैट मीन्स रेगुलेट करेगा, लिमिट करेगा, ज्यादा हाई करंट नहीं देगा, मतलब सर्किट को अगर कम करंट चाहिए तो ज्यादा करंट नहीं देगा, ठीक है। और विदाउट वेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट। ये इसका काम आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यूज या इसकी एप्लीकेशंस कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के अंदर यूज करते हैं, देखा होगा। पहले फ्लोरेसेंट, अभी तो एलईडी आ गई है, लेकिन फ्लोरेसेंट पहले ट्यूबलाइट्स होती थी, उसमें एक चॉक कॉइल लगी हुई होती थी, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता था कि जब ज्यादा करंट मिलता था तो चॉक कॉइल खराब हो जाती थी, आपकी लाइट सेव हो जाया करती थी। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के अंदर यूज होता है ताकि ट्यूबलाइट को बचाया जा सके। अगर हाई करंट मिल जाए तो चॉक कॉइल ब्लास्ट हो जाए, लेकिन लाइट सेफ रहे, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स में यूज हो सकता है, ठीक है। रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स में कैसे, भाई रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स में आप लोगों के पास आप एक स्मूथनिंग करते हैं। स्मूथनिंग कैसे, कि आप अनवांटेड सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, और जो आपके पास सिग्नल रिक्वायर्ड होता है वो आपके पास कैप्चर होके आपको रिसीव हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग चॉक कॉइल लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इट सेलेक्ट चॉक कॉइल। चॉक कॉइल की बात हो रही है। इट सेलेक्ट द स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, जिसको आरएफ सिग्नल्स भी कहते हैं, while blocking the unwanted signals, while blocking unwanted high frequency signals, कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसको एज अ फिल्टर सर्किट के तौर पे भी यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट आप लोगों ने हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा हो,
ये अपने कॉलेज अपने अपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा हो। फिल्टर सर्किट बेसिकली जो रिपल्स होती हैं, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन के थ्रू, तो हमें रिपल्स मिलती हैं। तो उसको स्मूथ करने के लिए, अपने डीसी को स्मूथ करने के लिए, पल्सेटिंग को ख़त्म करने के लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। और फिल्टर सर्किट के अंदर हम लोग ऑब्वियसली ये चॉक कॉइल को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास रिपल्स को स्मूथ किया जा सके। ठीक है ना? चलें, ये हमारे पास चॉक कॉइल का काम हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर अगर आप एमडी कैट के अंदर देखें तो आपको मिलेगा एक और टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। देखिए बेटा, आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, इसकी नेचर क्या होती है बेटा? ट्रांसवर्स होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इट मूव्स विद द स्पीड। कितनी स्पीड से मूव करती है? 2.98 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप ये भी लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है? अच्छा। अब इस वैल्यू को निकाला कैसे? बात, ये एक फॉर्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का, वो है 1/√μ मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को तो हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर डॉट मीटर। इसके अलावा जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ से आपने ये समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो मैं एक की पॉइंट लिख रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? लाइक दिस, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपके, आप इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लें, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक्सिस पे मान लें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरीके से चलेगी। ठीक है? तो अगर डायग्राम को कंप्लीट करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, लाइक दिस। इस तरीके से डायग्राम बननी चाहिए। ठीक है? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन, या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करती है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। So this is the direction of electromagnetic waves. ठीक है? ओके।
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखें भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ कलर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा? बैंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बैंड या ग्रुप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब हम कैटेगराइज कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे वैसे भी नजर आ रहा है। हम कैटेगराइज करते हैं इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। ठीक है, so there are 7 different electromagnetic waves। ठीक है, तो 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। सबसे पहली वेव मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली जो आप लोगों के पास वेव है वो आप लोगों के पास यहाँ पर कहलाएगी रेडियो वेव्स। बहुत इजी है, रेडियो। उसके बाद आपके पास है माइक्रोवेव्स। आफ्टर देन दैट इंफ्रारेड। उसके बाद विजिबल। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस, देन एक्स रेस एंड देन गामा रेस। अच्छा जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियो से जाएं गामा की तरफ तो याद रखिएगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एज वेल एज एनर्जी इंक्रीजेस। का मतलब क्या है? सबसे एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है गामा, और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक क्या है? रेडियो। लेकिन अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो अगर हम यहाँ से रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हैं तो याद रखिएगा वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ये बात तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो जो रेडियो वेव है ये आपके पास है लीस्ट एनर्जेटिक, हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाई वेवलेंथ, एक्सक्यूज, हाई वेवलेंथ और लीस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, और अगर हम बात करें गामा की, तो गामा बेसिकली आपके पास है मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, एनर्जेटिक वेव, लीस्ट वेवलेंथ और इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है स्टूडेंट, चल अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि व्हाट आर द यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं यहाँ पर दोबारा से वो एक टेबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, या उस सीक्वेंस में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। रेडियो वेव्स, उसके बाद है माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज एंड देन गैमा रेज। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें रेडियो वेव्स
की एडवांटेजेस या यूजेस से। तो बेसिकली जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं वो यूज होती हैं रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन में। रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसके अलावा माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन एंड ऑब्वियसली माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग के तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स है, आपने पढ़ा होगा, जो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं रिमोट कंट्रोलर्स के तौर पर। रिमोट कंट्रोलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और मुझे की पॉइंट याद आ रहा है कि माइक्रोवेव हम लोग सेल कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो फिलहाल हम लोग इंफ्रारेड के ऊपर थे। इंफ्रारेड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रिमोट कंट्रोलर्स के तौर पर। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग कैमरास में भी यूज होता है, थर्मल इमेजिंग। और ऑप्टिकल फाइबर में भी हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड, तो हम पास करवाते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू होता है। विजिबल, विजिबल ऑब्वियसली नाम निकला है विजन से, तो ये विजन के तौर पर हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज है। ठीक है। बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी मार्किंग के लिए। सिक्योरिटी मार्किंग। इसके अलावा डिटेक्टिंग फेक नोट बैंक्स, डिटेक्टिंग फेक, डिटेक्टिंग फेक बैंक नोट्स। जाली आपके पास वो आ जाते हैं नोट, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट के जरिए। इसके अलावा स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम स्टेरिलाइज करते हैं अल्ट्रावायलेट से। एक्सरेज की बात करते हैं। एक्सरेज को हम ऑब्वियसली मेडिकल स्कैनिंग के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी स्कैनर्स में भी यूज होता है। ठीक है। सिक्योरिटी स्कैनर्स में भी यूज होता है। और जो हमारे पास गैमा रेज है उसको हम स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड में यूज करते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हम गामा रेज यूज करते हैं। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पूरा नाम है। इसके अलावा डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है। तो ये आपके पास हो गए एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेंजरस भी कह सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं कि सारे के सारे, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने साथ के साथ लिखे हैं तो सबका डिसएडवांटेज नहीं है, कुछ रेडिएशंस का डिसएडवांटेज है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं वो बना दूं पूरा एक सीक्वेंस दोबारा से बना देता हूँ। रेडियो वेव्स,
माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। तो आए इसके जरा अब हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। रेडियो वेव के फिलहाल कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, ठीक है। जो माइक्रोवेव है, हाँ, उसका ये हो सकता है कि आपके पास जो सेल्स हैं वो आपके पास गर्म होने लगे तो ऑब्वियसली खतरा है। इंटरनल हीटिंग ऑफ बॉडी सेल्स, इंटरनल हीटिंग ऑफ बॉडी सेल्स। इसके अलावा जो इंफ्रारेड, अगर आपका एक्सपोजर इंफ्रारेड के साथ अच्छा खासा हो तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। विजिबल का कोई डेंजर नहीं है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के हाँ ये हो सकते हैं कि इट कैन डैमेज द सरफेस सेल्स, डैमेज सरफेस सेल्स, लीड्स टू द स्किन कैंसर, ठीक है। जब ये सरफेस की सेल्स को अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत एक्सपोजर से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आप स्किन कैंसर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स रेज और गामा रेज है, इनका जो डिसएडवांटेज है तकरीबन एक जैसे ही है कि हमारे डीएनए सेल्स को क्या कर देते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, और म्यूटेशन ऑब्वियसली गलत है। इससे पूरा आपके पास बॉडी पे डिफरेंट चेंजिंग आ सकती हैं, बॉडी म्यूटेट हो जाएगी, आपका डीएनए खराब हो जाएगा और आप मर सकते हैं, ठीक है। सो म्यूटेशन, म्यूटेशन और डैमेज ऑफ डीएनए सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, डिसएडवांटेज है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिलहाल हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पर चीज़ों को एंड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जितना पढ़ा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला जो हमारी अगली क्लास होगी तो उसके अंदर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा, और फिर इंशाल्लाह ताला उस सेशन में हम लोग बात करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।